नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज हम अपठित गद्यांश देख रहे हैं। तो अपठित गद्यांश को हल करने के लिए सबसे पहले अपठित गद्यांश को पढ़ना रहता है। पढ़ने के बाद में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर लिखना हमें रहता है। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। सबसे पहले हम इस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि सत्य के बाद स्वच्छता का स्थान है, अर्थात स्वच्छता जीवन की मूल आवश्यकताओं में शामिल है। मनुष्य मात्र में स्वच्छता का विचार उत्पन्न करने के लिए शिक्षा का प्रचार करना अनिवार्य है। इसलिए शिक्षित व्यक्ति स्वयं ही स्वच्छता की ओर प्रवृत्त हो जाता है। भाई, स्वच्छता का प्रभाव हमारी आंतरिक स्वच्छता पर भी पड़ता है। वही आंतरिक स्वच्छता सदाचार, नैतिक मूल्य, सद्विचार एवं अच्छी संगति से प्राप्त होती है। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि पूरा अपठित गद्यांश स्वच्छता के ऊपर है ना। तो इसलिए इसका शीर्षक क्या होगा, स्वच्छता। तो शीर्षक जिसके ऊपर अपठित गद्यांश होता है वही शीर्षक होता है। शीर्षक 2 या 3 शब्दों का ही होता है, शब्दों में होता है। जैसे हम पाठ के नाम देखते हैं, पाठ के नाम क्या होते हैं, शीर्षक होते हैं। फिल्म के नाम क्या होते हैं, शीर्षक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है। तो हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार है स्वच्छता, सदाचार, नैतिक मूल्य, सद्विचार एवं अच्छी संगति। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो जाएगा अपना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश में हमें जो अपठित गद्यांश दे रखा होता है उसका 1/3 भाग हमें लिखना रहता है। मुख्य मुख्य बातें, जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं और उस फिल्म के बारे में दूसरे को बताते हैं तो मुख्य मुख्य बातें ही बता हम पाते हैं, वही सारांश होता है। पूरी फिल्म हम नहीं बता पाते हैं। जैसे यह अपठित गद्यांश है, इस अपठित गद्यांश में मुख्य बातें आपको लिखनी रहती हैं, वही क्या होता है, सारांश। जैसे मैंने लिखा है, सत्य के बाद स्वच्छता का स्थान आता है। स्वच्छता जीवन की आवश्यकता है। शिक्षित व्यक्ति स्वच्छता की ओर प्रवृत्त हो जाता है। आंतरिक स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। तो यह अपठित गद्यांश का क्या हो जाएगा, सारांश। उसके बाद में दूसरा अपठित गद्यांश दे रखा है, गिरिराज हिमालय का विस्तार अफगानिस्तान की सीमा से लेकर म्यांमार तक फैला है। रूस तथा चीन तक इसकी शाखाएं पहुंचती हैं। इसी पर्वत पर मानसरोवर झील तथा शिव का निवास कैलाश पर्वत पर है। सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा कोसी जैसी विशाल नदियों का उद्गम हिमालय ही है। बद्रीनाथ तीर्थ और स्वर्ग से सुंदर कश्मीर हिमालय की गोद में ही बसा है। संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट हिमालय का मुकुट है। हिमालय भारत की सुरक्षा तथा गौरव का प्रतीक है। उसके बाद में पहला प्रश्न है, इसमें उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो हम देख सकते हैं इसमें हिमालय के बारे में बताया गया है इस अपठित गद्यांश में, तो इसलिए इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, हिमालय। तो हम शीर्षक करके हिमालय भी लिख सकते हैं, या गिरिराज हिमालय है ना, पर्वतों का राजा हिमालय। तो हिमालय के बारे में यहाँ अपठित गद्यांश दे रखा है, इसलिए इसका शीर्षक हिमालय हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र नदियों का जनक कौन है। तो हिमालय जो है गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र नदियों का जनक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तीसरा प्रश्न है अपना, तो इसी में से हम 3 लाइन लिख सकते हैं कि गिरिराज हिमालय का विस्तार अफगानिस्तान की सीमा से लेकर म्यांमार तक फैला है। उसके बाद में सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी जैसी विशाल नदियों का उद्गम हिमालय ही है। हिमालय भारत की सुरक्षा तथा गौरव का प्रतीक है। तो ये लाइन हम सारांश में लिख सकते हैं, है ना। सारांश में कम से कम 3 या 4 वाक्य आप जरूर लिखें। तीसरा अपठित गद्यांश है अपना, विद्या अमूल्य, अनश्वर तथा सर्वोच्च धन है। अन्य सभी प्रकार के धन कभी ना कभी नष्ट हो जाते हैं, परंतु विद्या धन कभी नष्ट नहीं होता। रावण स्वर्ण में लंका को नष्ट होने से न बचा सका, उसका बल तथा धन भी नष्ट हो गया, युद्ध में पराजित हुआ, परंतु श्री राम भी उसका विद्या ज्ञान नहीं छीन पाए। युद्ध में मरणासन पड़े रावण से लक्ष्मण ने विद्याधन प्राप्त किया। अतः विद्याधन ही वह एकमात्र पूंजी है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो इसमें विद्याधन के बारे में बताया गया है ना। इसका शीर्षक विद्याधन हो जाएगा। तो इसमें शीर्षक प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है, उपयुक्त अनुच्छेद का शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक विद्याधन हो जाएगा। विद्याधन के बारे में बताया गया है। रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था।
तो रावण के पास सबसे अमूल्य धन विद्या धन था, बाकी सब कुछ नष्ट हो गया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है अपना, उपयुक्त अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो सारांश हम लिख सकते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है विद्या। अन्य सभी चीज़ें नाशवान है, छीनी जा सकती है, नष्ट हो सकती हैं। विद्या ही एकमात्र अनश्वर है, अमूल्य है। यह ऐसा धन है जो खर्च करने पर घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम सारांश लिख सकते हैं। चौथा अपठित गद्यांश है, भारत में ध्वनि प्रदूषण को दैनिक जीवन का एक हिस्सा माना जाता है और एक बड़ी सीमा तक हमने इसके साथ रहने के अभ्यस्त भी हो चुके हैं। इसलिए भारत में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध सामाजिक चेतना का अभाव है। 15 डेसिबल से अधिक की ध्वनि शोर मानी जाती है, जबकि दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई जैसे महानगरों में ध्वनि का स्तर 90 डेसिबल से अधिक है। उल्लेखनीय है कि मुंबई विश्व का तीसरा सबसे अधिक शोरगुल वाला शहर है। अतएव भारत में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध व्यापक एवं प्रभावी कानून की महती आवश्यकता है। इस प्रकार से अपना अपठित गद्यांश दे रखा है चौथा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। पहला प्रश्न है तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव, या ध्वनि प्रदूषण भी आप लिख सकते हैं। तो यह शीर्षक हो जाएगा इसका उचित। उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण वह प्रदूषण है जो 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा प्रश्न है सारांश लिखना था। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो भारत हो या विश्व, आज कई प्रकार के प्रदूषणों के कारण समस्याओं से जूझ रहा है। ध्वनि प्रदूषण भी वैश्विक समस्या है। भारत में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध व्यापक एवं प्रभावी कानूनों की महती आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम शीर्षक, सारांश और ध्वनि प्रदूषण क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर अपठित गद्यांश में से लिख सकते हैं। पांचवा अपठित गद्यांश से तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, सिकुड़ते जंगल, अवैध शिकार, पर्यावरण प्रदूषण तथा ध्वस्त होता पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता के प्रमुख खतरे हैं। जैव विविधता का सर्वाधिक ह्रास वन्य प्राणियों में हुआ है। मॉरिशस का डोडो, स्कॉटलैंड का ग्रेट आक तथा न्यूजीलैंड का मोआ पक्षी ऐसे प्राणी हैं जिन्हें हम अब कभी नहीं देख सकते हैं। भारत में एशियाई सिंह, चित्तीदार तेंदुआ, कस्तूरी मृग, काला हिरण, तापिर, सुनहरा लंगूर तथा सिंहपुंज बंदर विलुप्त होने की कगार पर है। यदि इनके संरक्षण के प्रभावी उपाय न किए गए तो इन नायाब जीवों को हम हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। पहला प्रश्न है उपयुक्त अनुच्छेद का संभावित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक हो जाएगा पर्यावरण एवं जीव जंतु। संसार के कौन कौन से वन्य प्राणी विलुप्त हो चुके हैं, तो इसका उत्तर हमें अपठित गद्यांश में ही मिल जाएगा। मॉरिशस का डोडो, स्कॉटलैंड का ग्रेट आक तथा न्यूजीलैंड का मोआ पक्षी ऐसे प्राणी हैं जिन्हें हम अब कभी नहीं देख सकते हैं। भारत में एशियाई सिंह, चित्तीदार तेंदुआ, कस्तूरी मृग, काला हिरण, तापिर, सुनहरा लंगूर तथा सिंहपुंज बंदर विलुप्त होने के कगार पर है। तो यह प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त अनुच्छेद का सार लिखिए। तो सार या सारांश बात एक ही होती है, तो इसका सारांश हम लिख सकते हैं, है ना। तो इसका सार हो जाएगा, बढ़ते वैश्वीकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण प्राकृतिक और मानवीय जीवन प्रभावित हुआ है। जनसंख्या के बढ़ने से वन, जैव विविधता, वन्य जीव जंतु प्रभावित हुए हैं। कई महत्वपूर्ण प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। अगर समय रहते पर्यावरण के संरक्षण पर चिंतन मनन नहीं हुआ तो इसके दुष्प्रभाव होंगे। तो यह अपना सारांश हो जाएगा। उसके बाद में अपना छठा अपठित गद्यांश है, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। निंदा करके उनके हेम को तुष्टि मिलती है। जो कर्म क्षीण हो जाता है त्यों निंदा की प्रवृत्ति में दिनों दिन इजाफा होता चला जाता है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी का। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक हो जाएगा निंदा। यह अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था सर, यह अपठित गद्यांश निंदा वाला। तो शीर्षक क्या हो जाएगा इसका, निंदा के बारे में दे रखा है। निंदा, लोग दूसरों की निंदा क्यों करते हैं, तो लोग दूसरों की निंदा इसलिए करते हैं कि निंदा करके उनके हेम को तुष्टि मिलती है ना। उनके हेम को क्या मिल जाती है, तुष्टि मिलती है, इसलिए वो निंदा करते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश लिख सकते हैं, निंदा मनुष्य को कमजोर तथा असहाय बनाता है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। कई लोगों का सम्मान ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। सातवां अपठित गद्यांश, हमारी जीवन शैली में कंप्यूटर और इंटरनेट का दखल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि संभव है कि आने वाले समय में इंसान कंप्यूटर इंसान बन जाएगा। कंप्यूटर विशेषज्ञ और लेखक कबीर कुर्जबिल ने भविष्यवाणी की है कि सन 2029 तक कंप्यूटर और इंसान में तमीज कर पाना मुश्किल हो जाएगा और सदी के अंत तक तो वे सर्वदा एक रूप हो जाएंगे।
उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। अब इसमें शीर्षक पहला प्रश्न दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक कंप्यूटर और इंटरनेट हम लिख सकते हैं। इंसान के कंप्यूटर बन जाने से समाज को क्या खतरे हैं? तो जब मनुष्य कंप्यूटर की तरह बन जाएगा तो उसमें संवेदना और चारित्रिक गुण समाप्त हो जाएंगे। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। यह कल्पना जल्दी साकार होने जा रही है कि अब इंसान भी कंप्यूटर जैसा बन जाएगा। ऐसा हुआ तो इंसान में तमीज कर पाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम इसी के अंदर से अपठित गद्यांश के अंदर से ही सारांश लिख सकते हैं। उसके बाद में 8वां अपठित गद्यांश है, आधुनिक बाजारवादी संस्कृति उपभोग एवं एंजॉय पर आधारित है। हर विज्ञापन हमसे कहता है कि जीवन का सारा रस, सारा ममत्व, सारा सुख और सारा आनंद चीज़ों का उपभोग करने में है, और इन विज्ञापनों के सहारे भी हमारा भी दिया चलता है। इतने लोग उपभोग के लिए पैसा कमाना पड़ता है, और पैसा कमाने से इंसान को इतनी फुर्सत ही नहीं मिल पाती है कि वह एंजॉय कर सके। अतः इस बात की पूरी संभावना है कि 21वीं सदी में एंजॉय करने का आग्रह और एंजॉयमेंट के लिए समय की कमी दोनों पड़ेंगे। उपयुक्त गद्यांश का संभावित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा विज्ञापन। 21वीं सदी का इंसान एंजॉय क्यों नहीं कर पाएगा? तो इसका उत्तर होगा 21वीं सदी में एंजॉय करने के लिए पैसा कमाना पड़ता है, और पैसा कमाने से इंसान को फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए वह एंजॉय नहीं कर पाता है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आधुनिक बाजारवादी संस्कृति उपभोग व एंजॉय पर आधारित है। अगर इंसान के पास पैसा नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है। 21वीं सदी में एंजॉय करने का आग्रह और एंजॉयमेंट के लिए समय की कमी दोनों बढ़ेंगे। गद्यांश 9, भारत में टीवी और इंटरनेट के प्रभाव से सांस्कृतिक उपनिवेशवाद तेजी से अपने पांव पसार रहा है, और सभी जगह बच्चों को अंकल और आंटी से हाय बाय बोलना सिखा दिया। भारत की मध्यम वर्गीय जनता ने हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे जैसे हैप्पीनेस के नए अवसर जुटा लिए हैं, जो पूरी तरह कार्ड, उपहार और बाजार से जुड़े हुए हैं। नई सदी में सांस्कृतिक गुलामी की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो सांस्कृतिक उपनिवेशवाद, उसका शीर्षक हो जाएगा सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद या सांस्कृतिक गुलामी से क्या आशय? तो अपनी संस्कृति को भूलकर अन्य संस्कृतियों के गुणों को अपनाना सांस्कृतिक गुलामी है। उपयुक्त गद्यांश का सार लिखिए। तो भारत में इंटरनेट के सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को बल मिला है, और जो काम अंग्रेज इतने सालों में नहीं कर सके वह टीवी और इंटरनेट ने कुछ ही समय में कर डाला। आज नई पीढ़ी सांस्कृतिक गुलामी का तेजी से शिकार हो रही है। उसके बाद में अपठित गद्यांश 10वां है, लोक साहित्य में लोक गीतों का विशेष स्थान है। ये गीत व्यक्ति विशेष के न होकर समूह के होते हैं। इनका रचयिता अज्ञात होता है, और ये प्रक्रिया मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होते रहते हैं। लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होते हैं, जिनमें लोक संस्कृति के समस्त पक्षों का वर्णन होता है। लोकगीत धर्म, सामाजिक रीति रिवाज, दर्शन, ज्योतिष, वैद्यक, सदाचार, उपदेश, लोक व्यवहार, मनोरंजन तथा जीवन के समस्त पक्षों को संचित कोश होते हैं प्रश्न क्रमांक 1 उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो लोकगीत के बारे में अपठित गद्यांश, तो शीर्षक हो जाएगा लोकगीत। लोकगीत की कोई दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। लोकगीत की कोई दो विशेषताएं। लोकगीत किसी व्यक्ति विशेष के न होकर समूह के होते हैं। लोकगीत लोक जीवन व लोक संस्कृति का दर्पण होते हैं। तो यह लोकगीतों की दो विशेषताएं हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश, लोकगीत लोक साहित्य का एक प्रमुख अंग है। इसमें लोक संस्कृति के विभिन्न पक्षों जैसे धर्म, सामाजिक रीति रिवाज, दर्शन, ज्योतिष, सदाचार आदि का वर्णन होता है। इस प्रकार से हम सारांश लिख सकते हैं। उसके बाद में 11वां अपठित गद्यांश है, इस संसार में पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, ये जो बड़े बड़े चरखे हैं, इनको भी चलाने के लिए कोई एक है। जब तक वह इन्हें चला रहा है तब तक ये चल रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, इस चरखे को जब मैं चलाती हूँ तो यह मेरे हिसाब से चलता है। यदि इसे चलाने के लिए कोई दूसरा बैठ जाए तो यह चरखा तभी ठीक प्रकार से चलेगा जब वह मेरे अनुसार या मेरा अनुकरण करके चलाए। यदि वह विपरीत ढंग को अपनाएगा तो यह चरखा नहीं चलेगा या टूट जाएगा। ठीक यही नियम प्रकृति रूपी चरखे के साथ भी है। परमात्मा ने जिस ढंग से इस प्रकृति का निर्माण किया है, हमें उसके नियमों का पालन करना चाहिए। प्रकृति के नियमों को तोड़ने पर यह प्रकृति जो हमारी सहचरी है, पालिका है, पोषिका है, इसका स्वरूप विध्वंस व संहारकारी हो जाएगा। भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, पर्यावरण संकट, जल संकट इत्यादि संकट स्वास्थ्य और जीवन अस्तित्व के संकट को जन्म देंगे। इसमें पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक में लिख सकते हैं हम प्रकृति के नियम।
दूसरा प्रश्न है प्रकृति के नियम तोड़ने से क्या होगा। तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने पर या प्रकृति जो हमारी सहचरी है, पालिका है, पोषिका है, इसका स्वरूप विध्वंस और संहारकारी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो इसके परिणाम हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए विध्वंसकारी होंगे। प्रकृति के नियम हैं तो हम हैं। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हमने अपठित गद्यांश देखा जो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में 4 अंक का पूछा जाता है और कक्षा 6 7 8 जो 3 कक्षा है इनमें 5 अंक का पूछा जाता है और कक्षा 5वीं में भी यह 5 अंक का अपठित गद्यांश पूछा जाता है। तो अपठित गद्यांश कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की कक्षाओं में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें पूछा जाता है। आपको अपठित गद्यांश कैसे करना है, किस प्रकार करना है, ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इसी प्रकार की पढ़ाई से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।